हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजियोलॉजी में इम्पॉर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसके बारे में, जो कि हम लोगों का भी चल रहा है ब्लड एंड इम्यून सिस्टम। तो अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग का रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो सबसे पहले इसका ओरिएंटेशन, मतलब हम लोग का सबसे पहले प्लानिंग बनता है कि आखिर हम लोग डिस्कस कैसे करने वाले हैं और आप एग्जाम कॉपी में कैसे लिखिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ओरिएंटेशन मैं देती हूँ। तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सेल जो कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में आएगा। फंक्शन इसका देखेंगे और कंट्रोल कौन करता है इसका, ये सारी चीज़ें के ऊपर वीडियो में बात होगी। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो यह क्या है, इसको ऑल्सो कॉल्ड मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, इसको जो है मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम ही बोलते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आखिर ये है क्या। तो ये जो है वो सिस्टम ऑफ सेल है, जिसमें सिस्टम ऑफ सेल विच हैव हाईली फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है। फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी है। फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी पाया जाना ही रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम कहलाता है। मतलब क्या, फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इनगल्फ करने का काम करता है। और वो चीज़ें कौन सी है, एग्जाम्पल के थ्रू कोई फॉरेन सबस्टांसेस हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया होगा, उसको इनगल्फ करने का काम करता है। स्नाइल आरबीसी हो गया। स्नाइल आरबीसी में कौन, जैसे कि स्नाइल आरबीसी का मतलब है कि जो ओल्ड हो चुका है, जिसका जैसे कि आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज होता है। अगर ये इसका लाइफ स्पेन पूरा हो जाए तो फिर ये स्प्लीन में जाता है और वहाँ पे जाके डिस्ट्रक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या क्या करता है, जो भी फॉरेन है उसको इनगल्फ करने का काम करता है। फॉरेन को उसको इनगल्फ करके उसको मारने का काम करेगा। और स्नाइल आरबीसी हो गया। डेब्रिस, ये सब जितने हैं सेल, हमारे जो सेल हैं उसके डेब्रिस को, जो कि मर चुके हैं, किल हो चुके हैं, उसको ये इनगल्फ करने का काम करता है, भक्षण करने का काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका एक और आपके लिए मैं पॉइंट, जो है इसका साइट क्या क्या है। तो इसके साइट के लिए जो है वो स्प्लीन हो गया, जहाँ पे कि आरबीसी जाके डिस्ट्रक्ट होता है। देन इसके बाद लिम्फ नोड हो गया, क्योंकि लिम्फ नोड के पास भी बहुत सारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चलता है। तो वहाँ पे भी ये वहाँ का जो भी डेब्रिस जो वहाँ सेल डेड कर जाते हैं उसको भक्षण करने का काम करता है, वहाँ से सेल डेब्रिस हटाने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा बोन मैरो में बोन मैरो। नेक्स्ट हो गया हमारा अदर जगह, अदर पैलेस हो गया, जिसमें आएगा जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है वहाँ पे जाके जो कील हुए हैं सबस्टांस, जो मर के पड़े हुए हैं, उसको हटाने का काम करता है। और वो कैसे करता है हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स इसमें कौन कौन से हैं, जो कि टाइप्स ऑफ सेल इन रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। तो सबसे पहले आता है इसमें मोबाइल मैक्रोफेज। मोबाइल मैक्रोफेज, यहाँ पे टिश्यू भी लगती है कि मोबाइल टिश्यू मैक्रोफेज। नेक्स्ट हो गया फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेज। और ये चीज़ें क्या है उसको मैं आप समझाती हूँ। टिश्यू मैक्रोफेज, मोबाइल टिश्यू मैक्रोफेज का मतलब क्या होता है कि ये सबसे पहले मैक्रोफेज है क्या, ये मैक्रोफेज के थ्रू ही, इसीलिए तो इसको मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम ऑल्सो कहा जा रहा है। क्यों, क्योंकि मोनोसाइट जो है वो हमारे से, जैसे कि ये यहाँ ब्लड में हमारा मोनोसाइट, जो कि डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, यही फाइटिंग का काम करता है। तो ये हमारे ब्लड में है और हमारे टिश्यू में ये जो है स्क्वीज होके आएगा और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके और ये मैक्रोफेज में चेंज हो जाता है। और यही मैक्रोफेज जो है वो टिश्यू में जा करके और वहाँ पे जो भी जैसे कि फॉरेन मटेरियल हो गया और ओल्ड आरबीसी या फिर और भी मटेरियल जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस, उसको इनगल्फ करने का काम करता है, हमारे बॉडी से हटाने का काम करता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उस किसी भी किल हुआ सामान से वो आगे चल के पूरा खराब करेगा, गंदा करेगा और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये फैगोसाइटिक हमारे बॉडी के लिए जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है मोबाइल टिश्यू मैक्रोफेज में, फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि
जो मोनोसाइट है वो उसकी ब्लड वेसल से जो है वो टिश्यू में जाएंगे और टिश्यू में जाके ये क्या करता है, और इसको मोबाइल क्यों बोला जा रहा है, कुछ जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड भी हम लोग देखेंगे। तो इस मैक्रोफेज में ये जैसे ही टिश्यू में आया अपने जैसे कि मोनोसाइट यहाँ पे आकर और अपना सेल के साइज जो है वो इंक्रीज करेगा, जिसके कारण उसमें गोल्जी अपरेटस गोल्जी सेल साइज इंक्रीज, तो गोल्जी अपरेटस और जो भी, क्योंकि सेल के अंदर ये सब पाए जाते हैं ऑर्गन्स है, ये सब आपको पता ही होगा। और इसमें लाइसोजोम भी पाए जाते हैं जिसमें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, वही इसी का मेन रोल होता है कि उसके ऊपर जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को छिड़कता है, तो वो सारी चीज़ें जो डेब्रिस से वो किल होने का काम करता है, वहाँ से हटने का काम करता है, ये इनगल्फ कर लेता है। तो ये सब सारी चीज़ें आई और ये वर्क कैसे करता है वो भी मैं आपको बताई कि जैसे ही वो टिश्यू में गया, इसके सेल के साइज को इंक्रीज किया, तो गोल्जी अपरेटस और लाइसोजोम से सभी जो इनकी जो नंबर्स है ये भी बढ़ेगा, और लाइसोजोम जो है वो जैसे ही कोई किल सबस्टांस है उसके ऊपर काम करके और इसको किल करने का काम करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सेकेंड है हमारा फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेज। तो इसको फिक्स्ड क्यों कहा गया, क्योंकि ये फिक्स्ड है, किसी सेल में किसी पर्टिकुलर टिश्यू में ही जाकर काम करेगा और वहाँ पे ही रहता है। और ये चीज़ें कब हो जाती हैं, जैसे ही हमारा योग से के जैसे कि हमें पता है कि जो मदर के जब ओम में जब पेट में बच्चा रहता है, तो जो 4 मंथ तक है योग सेक से जो है वो ब्लड का निर्माण होता है, और ब्लड में ही WBC पाया जाएगा और उसी में मोनोसाइट। तो उसी टाइम जो है वो मोनोसाइड साइट जो है वो ब्लड सेल से स्कीज आउट होके, और जो भी और जैसे कि लीवर हो गया, यहाँ पे फिक्स्ड मैक्रोफेज होते हैं जो कि अगर वहाँ पे डेड जैसे कि स्प्लीन में RBC जाता है तो वो सब भक्षण करने का काम करता है, फैगोसाइट करने का काम करता है। तो ये टिश्यू मैक्रोफेज पाए कहाँ जाते हैं, तो लीवर में पाए, फिक्स्ड टिश्यू मैक्रोफेज लीवर में पाया जाता है। लीवर में पाया जाता है कौन सा सेल, तो लीवर में कोई सेल है, मैक्रोफेज क्या है, मोनोसाइट सेल ही स्क्वीज होकर जब टिश्यू में आ रहा है तो उसको जो है वो मैक्रोफेज बोला जा रहा है। तो लीवर के लिए कौन सा सेल जो है वो मैक्रोफेज का काम करता है, तो ये है यहाँ पे P आएगा, कुपर सेल। एंड नेक्स्ट जो फिक्स्ड मैक्रोफेज है वो है लंग्स में। तो लंग्स में कौन सा है, एल्वोलर मैक्रोफेज। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्किन में, तो स्किन में लैंगरहांस सेल जो है वो लैंगरहांस सेल जो है वो मैक्रोफेज का काम करेगा। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो माइक्रोग्लिया जो सेल है वही मैक्रोफेज में कन्वर्ट होके और जो भी फॉरेन बॉडी आया उसको एकदम से इनगल्फ कर लेता है और उसको किल करने का काम करता है, या फिर जो भी वहाँ पे सेल नेक्रोसिस हो रहा है उसको भक्षण करने का काम करता है, वहाँ से हटा के खाने का काम करता है। और ये प्रोसेस होता कैसे है, जो लाइसोजाइम है, अगर आप सेल में पढ़े होंगे इसका यही ये होता है। लाइसोजाइम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, कोई भी सेल अगर वो काम नहीं कर रहा है, अगर वो डेड करता जा रहा है तो उसके ऊपर वो छिड़क कर उसको हटाने का काम करता है और वो इनगल्फ कर जाता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। CNS में माइक्रोग्लिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो है फिक्स्ड है, मतलब कि यहाँ ये जैसे मोबाइल है कि इधर उधर आ रहा है, लेकिन ये जो फिक्स्ड है वो कहीं नहीं जाएगा, वहाँ ही काम करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारा स्प्लीन में कौन सा पाया जाता है, जहाँ पे RBC जाके डिस्ट्रक्ट होता है, यही चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे जो है वो रेटिक्यूलर और डेंड्राइटिक सेल, ये सेल जो है मतलब देखें हम लोग कि ये क्या था, तो यह एक सिस्टम है सेल का जिसे रेटिक्यूलो एंडोथेलियम सिस्टम बोलते हैं। तो ये सब सेल जो है वो मैक्रोफेज में चेंज होकर और वहाँ पे अपना जो है काम करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसका टाइप्स देख लिया, हम लोग फंक्शन देखेंगे। तो ये फर्स्ट जो फंक्शन करता है वो फैगोसाइटोसिस का करता है। अब फैगोसाइटोसिस क्या है, सबसे पहले आपको इम्यून सिस्टम के बारे में आपको पता होगा। तो सबसे पहले ये मैक्रोफेज जहाँ का भी हो, चाहे वो मोनोसाइट से आके मैक्रोफेज हुआ हो या फिर फिक्स्ड जैसे कि कुपर सेल, ये सब लीवर के लिए हो गया, स्प्लीन के लिए जो अलग अलग है वो सब मैक्रोफेज है। ये जैसे यहाँ पे एक वायरस का ही एग्जांपल मैं लेती हूँ, हर चीज़ का तो बता नहीं सकती। तो ये आया, इसको क्या करता है, ये इनगल्फ किया, अंदर इनगल्फ किया। अब ये क्या करेगा, इनगल्फ करने के बाद
इसको तोड़ेगा अपने अंदर, जो भी इसके पास एंजाइम्स है उससे इसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद क्या होता है कि ऐसा नहीं, अभी ये जब तोड़ता है तो ये तोड़ के, और जैसे कि ये तोड़ा, ऐसे तोड़ दिया और ये सरफेस पे लाता है। क्यों सरफेस पे लाता है कि ऐसा नहीं है कि पूरा जो है वो मैक्रोफेज ही, जब भी हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ एंटर करता है तो सबसे पहले मैक्रोफेज ही उसको पकड़ के और अपने अंदर इंगल्फ करता है, और जितना हो सके उसको इंगल्फ करने के बाद अपने एक MCH जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। उसमें मेजर जो है वो हिस्टोकम्पेटिबिलिटी एक एंजाइम है जो इसको पकड़ के और इसके सरफेस पे लाने का काम करता है। अब सरफेस पे आने से क्या होगा कि यहाँ पे एक जो है वो T सेल और B सेल को एक्टिवेट करने के लिए ये चीज़ होता है। जैसे ही ये सरफेस पे आया तो वहाँ पे जो है वो साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। ये जैसे ही सरफेस पे आया साइटोकाइंस रिलीज होगा, और ये चीज़ जो है वो T सेल और B सेल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये T सेल को एक्टिवेट करेगा। और अब अगर आपको पता हो तो T सेल पे जो है वो CD4 और CD8 करके रिसेप्टर पाया जाता है। तो अगर ये जो कॉम्प्लेक्स बना एक MCH1, जैसा कि आपको फुल फॉर्म में बता भी दी हूँ कि MCH जो है एक 1 बनता है और एक जो है MCH2 बनता है, ये सारी प्रोसेस है। तो इसमें अगर ये CD4 रिसेप्टर हुआ T सेल का, और इस एक जो है CD8 पाया जाता है, इतना तो T सेल के बारे में पता ही होगा। तो ये CD4 जो है इससे जाके जुड़ेगा जो कि यहाँ पे है, और ये वाला CD8 जो है MCH2 के साथ जुड़ता है। और ये क्यों जुड़ता है? तभी तो है जो कि हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और जो भी ह्यूमरल इम्यूनिटी, यही सारी प्रोसेस यहाँ से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले फैगोसाइटोसिस का काम मैक्रोफेज के थ्रू ही होता है। अब ये आपको पता होगा कि T सेल जो है वो फर्दर आगे प्लाज्मा सेल जो कि B सेल है उसको भी एक्टिवेट करने का काम T सेल नहीं करता। अगर नॉर्मल सारी चीज़ें आपको पता होगा इम्यूनिटी का कि कैसे यहाँ से दो चीज़ें होती है, यहाँ से T सेल होगा या फिर प्लाज्मा सेल के थ्रू जो है वो प्लाज्मा सेल बनती है। तो ये सारी चीज़ें, और इस तरह से फैगोसाइटोसिस का एक काम किया। और ये चीज़ें यहाँ पे MSC होगा, जैसा कि मैं आपको शो भी कर दूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये सारी चीज़ें फैगोसाइटोसिस हुई कि कैसे अपने अंदर इंगल्फ किया, जो चीज़ इंगल्फ जितना कर पाए उतना कर पाए। अब ऐसा नहीं है कि मैक्रोफेज के पास इतना कैपेसिटी नहीं कि वो सारी चीज़ों को इंगल्फ करके उसको ख़त्म कर दे। ये इसको लाइसोजाइम जो था वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करके और उसको तोड़ा, और तोड़ के कुछ जितना ये कर पाया अपने अंदर ले पाया, नहीं तो फिर जो है एक मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी करके एक एंजाइम आया जो कि इसको जो भी वायरस का जो फ्रेगमेंट थे उसको अपने साथ लेके और सरफेस पे गया। सरफेस पे जाने से क्या होता है कि तब जो है वो T सेल एक्टिवेट होता है, और T सेल पे दो रिसेप्टर होते हैं CD4 और CD8। और CD4 जो है ये दो तरह का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है। तो CD4 जो है MHC के साथ जुड़ता है और CD8 जो है वो MHC2 के साथ जुड़ता है। और ये जो है आगे का प्रोसेस करते हैं, मतलब उसको मारने का काम करता है। सीधा ये साइटोटॉक्सिक को रिलीज करके T सेल मारेगा, या फिर B, अगर उससे भी नहीं हो पाया तो B सेल को फिर ए लाता है, और B सेल जो है वो आगे इसको मारने का, B सेल सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है वो मारने का काम करेगा। और मेमोरी सेल भी बनती है ताकि नेक्स्ट टाइम आए तो ये फिर से उसको किल कर सके। तो फैगोसाइटोसिस का एक इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन है वो हम लोग देख। तो और क्या करता है RES जो हमारा सिस्टम है, तो ये जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ स्नाइप RBC। और थोड़ा सा मेरा राइटिंग ये है तो कोऑपरेट कर लीजिएगा, मे भी आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जैसे कि स्प्लीन में जाके हमारा जो है वो RBC का डिस्ट्रक्शन, तो जैसे इसका 120 डे पूरा होता है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कौन करता है? फैगोसाइटिक सेल ही तो है जो इसका डिस्ट्रक्शन करता है। तो ये क्या काम कर रहा है? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। नेक्स्ट क्या काम कर रहा है? तो स्टोरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन। ये आयरन का जो है वो मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज करने का काम करता है। कैसे? अगर आपको पता होगा तो RBC जो है वो स्प्लीन में जाता है। स्प्लीन में जाने के बाद जो ये
यहाँ का जो सेल है उसको जो जैसे ही हीमोग्लोबिन टूटता है तो उसमें तो आपको पता है कि फेरस जो है, जो कि आयरन है हमारा, वो फिर से हमारे जो है वो बोन मैरो में चला जाता है ताकि उसका फिर से ये हो सके। ये बाहर नहीं जाता बॉडी से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको फिर से जो है वो बोन मैरो बनाने के लिए आरबीसी ले लेता है। तो ये कौन काम कर रहा है? तो जो हमारा स्प्लीन में जो यहाँ पे मैक्रोफेज सेल है वही ये सारा काम कर रहे हैं। और मैक्रोफेज सिस्टम को ही जो है वो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम बोला जा रहा है क्योंकि मोनोसाइट से मैक्रोफेज बनता है, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। तो ये समझ गए। नेक्स्ट एक और काम करता है फॉर्मेशन ऑफ बाइल पिगमेंट। तो ये सोच रहे होंगे कि कैसे बाइल पिगमेंट का फॉर्मेशन करेगा। बाइल पिगमेंट का जैसे देखिए यहाँ से ही जो है आगे पोरफायरिन रिंग ये सब टूटता है और आगे चल के ये जो है लीवर में जाता है। तो लीवर में भी जो हमारा कुफर सेल है वो आगे इसको जो अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड में चेंज करके और गाल ब्लैडर में जाके बाइल का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ये तोड़ने का काम कौन किया? आरबीसी को। हमारा मैक्रोफेज जो स्प्लीन में था और वही आगे चल के अगर वो नहीं बिलिरुबिन ये सब दे पाता तो बाइल पिगमेंट का नहीं बन पाता ना। तो अगर ये ना तोड़ता तो हमारा आयरन कैसे हमको मिल पाता। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे कि इसका जो मैं बताई थी कंट्रोल का आपको लिखना है, कंट्रोल ऑफ रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये चीज़ें को कोई कंट्रोल भी करता है। तो ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है? नर्वस सिस्टम के द्वारा। इसमें भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो पार्ट जो है इसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे? जैसे कि जब जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्साइटेड स्टेट में होता है तब आरईएस का जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर देता है। वो कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ। और जब ये स्लीप एंड रिलैक्स मोड में होगा, मतलब ये काम नहीं करेगा, तब जो है वो आरईएस जो है वो अपना काम अच्छे से करेगा। और देखिए यही कारण है कि पेन के कंडीशन में हमें पेन ज़्यादा होती है। पेन होता कैसे है? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, वहाँ पे जो है हमारा सेल जो है वो डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। तो सेल जो है वो लिपिड के बने होते हैं और ये लिपिड जो है वो आगे चल के एक कॉक्स एंजाइम होता है, शॉर्टकट ही आपको बता देती हूँ क्योंकि वो आगे चल के आप पढ़िएगा। तो उससे जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होता है और उससे पेन होता है। तो आरईएस अगर काम कर रहा है तो ये जो सेल टूटा उसको मतलब आगे प्रोसेस होने ही नहीं देगा, उसको भक्षण कर लेगा, खा जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो पेन नहीं होगा। लेकिन ये पेन जब होने लगता है ना तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मतलब ज़्यादा काम करने लगता है और इसी के सिस्टम को कम कर देता है। तो और पेन ज़्यादा बढ़ते जाता है क्योंकि यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और नेक्स्ट है जब ये जो है वो काम नहीं करेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जो है वो रिलैक्स है या फिर एनेस्थीसिया के थ्रू इसको जब ये कर दिया जाता है तो रेटिक्यूलो एंडोथेलियल जो सिस्टम है ये और भी ज़्यादा फंक्शन करता है। और फंक्शन करके जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है वो सेल को ही, मेम्ब्रेन को खुद ही ये भक्षण कर ले रहा है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन आगे कहाँ से बनेगा? और इसी कारण से जो है वो यही सब बहुत सारे वैसे रीजन है, लेकिन ये भी एक कारण होता है कि कई सारे कंडीशन में जो है वो स्लीप थेरेपी दिया जाता है और जो भी इस एनेस्थीसिया देके और सीएनएस के सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसको सप्रेस किया जाता है ताकि ये आरईएस का जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो पाए और अपना एक काम करे और जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है उसको ये कंट्रोल करे ताकि पेन उसको ना। मैं दोबारा आपको रिवीजन करवाऊँ तो ये था क्या? रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम में बहुत सारे सेल थे और उस सेल में मेनली मैक्रोसाइट जो कि डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है वही जो है वो चेंज होके टिश्यू में जाके मैक्रोफेज का काम कर रहा था। मैक्रोफेज डेट मीन्स क्या कि सबसे पहले ये कौन सा काम कर रहा था तो जो भी पैथोजेंस जो है उसको सीधा ये इनगल्फ अपने अंदर कर लेता है। और इसके अंदर जो लाइसोजोम का अगर फंक्शन नॉर्मली किसी भी सेल का पता होगा तो क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को छींट और ऐसा वो छिड़कता है कि वो चीज़ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये भी वही काम किया। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे बॉडी में जैसे कि आरबीसी अगर 120 दिन का ही लाइफ है तो फिर आगे जाता कहाँ है, उसको मैक्रोफेज जो कि स्प्लीन में है वो इनगल्फ करके उसको तोड़ने का काम करता है। तो वही सारी चीज़ें और भी डेब्रिस नेक्रोसिस हुआ सेल जो कि किल हो गया सेल वो इसमें जाता है और इस इनगल्फ कर लिया जाता है। और नेक्स्ट हम लोग देखें ये हो गया इंट्रोडक्शन।
इसका टाइप्स में देखें कि एक जो था वो मोबाइल था और एक फिक्स था। मोबाइल में जो है वो सीधा मतलब जब हमारी लाइफ चल रहा है और वहाँ पे कोई जैसे कि सेल जो है वो डेड कर गए या फिर ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ किसी पैथोजन के आने के कारण, तो वहाँ पे सेल जो है वो किल हुए पड़े होंगे तो वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। लेकिन ये मैक्रोफेज जाके उसको हटाने का काम करता है, या फिर कोई फॉरेन बॉडी आया तो उसको सीधा इनगल्फ कर लेता है। फिक्स में क्या था कि फिक्स वाला जो है वो जैसे ही बच्चा माँ के ओम में ही रहता है 4 मंथ तक जो है योग सेक में इसका फॉर्मेशन होता है, तो वो योग सेक के टाइम ही जहाँ ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है मोनोसाइट जो है वो कुछ टिश्यू में जाकर और जो है वहाँ पे फिक्स्ड हो जाते हैं कि वहाँ का मैक्रोफेज वहाँ अगर पैथोजन है तो वही इनगल्फ करेगा। यहाँ पे अगर ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण किल जो भी सेल है उसको इनगल्फ करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट है इसका फंक्शन। तो फंक्शन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जो फैगोसाइटोसिस से हो रहा होगा, तो एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ आप। जैसे कि फैगोसाइटोसिस में होता क्या है कि कोई भी जैसे फॉरेन बॉडी आया ना तो सबसे पहले मैक्रोफेज ही जाता है उससे उसको लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए कि तो तुमको देखते हैं, ये सीधा उसको खा जाएगा तो ये अंदर पूरा चीज़ को नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। बहुत सारे वायरस है, बहुत इससे भी ज़्यादा जो है उनमें पावर होती है। तो वही चीज़ जो है वो जितना खा पाया। एक जो है वो यहाँ पे MHC है, यहाँ मैं बता दूँ, जो कि मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी जो करके एंजाइम आता है, वो इस फ्रेगमेंट को जो वायरस को तोड़ा है अंदर लाइसोजाइम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू उसको सरफेस पे लाने काम करता है। क्योंकि ताकि टी सेल, क्योंकि इससे अब काम नहीं हो पा रहा है तो टी सेल और बी सेल को बुला पाए। और ये चीज़ नहीं अगर समझ में आई तो ये टी सेल आया जो कि MCH1 से और 2 से बाइंड हुआ। ये चीज़ें अलग अलग होती है क्योंकि टी सेल भी अलग होता है, उसमें CD4 और CD8 रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ये इम्यूनिटी के नॉर्मल प्रोसेस में आपको पढ़ना था और अगर पढ़े होंगे तो ये नहीं आपके लिए जो है वो डिफ़िकल्ट रहा होगा। और यही अगर इससे भी काम नहीं हुआ तो ये भी पता होगा कि जो भी इसमें टी सेल है वो आगे बी सेल को एक्टिवेट करता है। तो यही सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आप समझे हैं तो आप एग्ज़ाम टाइम में भी परफॉर्म कर पाइएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं।